नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य बुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय घुड़ा। आज का जो अपना वीडियो है वो बीए भाग तृतीय के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक हेक्सर-ओहलिन थ्योरी पे आधारित है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हमने जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा था एडम स्मिथ का सिद्धांत, जिसको निरपेक्ष लागत सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। उसके बाद हमने अध्ययन किया था हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। उसी कड़ी में हम आगे जो अध्ययन कर रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एचओ सिद्धांत, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी। इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एक गुरु और शिष्य, गुरु थे हेक्सर और उनके शिष्य थे ओहलिन, बर्टिन ओहलिन। इनका पूरा नाम है एली हेक्सर और इनका पूरा नाम है बर्टिन ओहलिन। तो इन दोनों ने हेक्सर-ओहलिन मॉडल या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनकी एक पुस्तक जिसका नाम है इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड 1933 में जो प्रकाशित हुई थी, इसके अंतर्गत इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह जो सिद्धांत है वह व्यापार के स्वरूप को बताता है और यह बताता है कि कितनी मात्रा में कौन सा देश कौन सी वस्तु का आयात करेगा और कौन सी वस्तु का निर्यात करेगा। हेक्सर-ओहलिन जो थ्योरी है उसके ये नेट वगैरह में या कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कुछ अलग नाम है जिसको अपन ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जनरल इक्विलिब्रियम, सामान्य सिद्धांत, सामान्य संतुलन का सिद्धांत कौन सा है? एचओ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत ये भी एचओ, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी है। फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी, अर्थात फैक्टर होता है साधन, एंडोनमेंट होता है साधन गहनता या साधन प्रचुरता, या इसको बोलते हैं साधन संपन्नता। तीन नाम है इसका, इसको नोट कर लेना। साधन गहनता, साधन प्रचुरता या साधन संपन्नता। अर्थात जिस देश में साधन ज़्यादा हो, गहनता का मतलब उस से देश में साधन ज़्यादा है, प्रचुर है, संपन्न है, वो साधनों से संपन्न है। और इसका अगला नाम होता है ट्रेड बेस ऑन रिसोर्स, साधनों पे आधारित व्यापार। ये क्या है? एचओ सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। पहला क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन का सिद्धांत। दूसरा हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। तीसरा हुआ साधन संपन्नता या साधन गहनता या फिर साधन प्रचुरता का सिद्धांत। लास्ट है ट्रेड बेस ऑन रिसोर्सेज। ये इन नामों से भी एचओ थ्योरी को पुकारा जाता है। अब इस जो ट्रेड जो अपना एचओ जो हेक्सर-ओहलिन बताते हैं कि जो व्यापार होता है उसका बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है। तो पहले हमने जैसे पढ़ा है एडम स्मिथ, रिकार्डो, उन्होंने क्या बताया था? उनको जो क्लासिकल सिद्धांत था वो मान के चलते थे कि या तो कीमतों में अंतर है या लागतों में अंतर है, उसके कारण क्या क्या हो रहा है? व्यापार होता है। लेकिन ये बताते हैं कि यह विभिन्नता के कारणों को व्याख्या नहीं कर पाते हैं। कौन? जो क्लासिकल सिद्धांत था, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, कि वो बता तो देते हैं कि दो साधनों की लागतों में या कीमतों में अंतर है या वस्तुओं की कीमतों में अंतर है, लेकिन वो अंतर किसके कारण हुआ है इसका प्रतिपादन क्लासिकल सिद्धांत में नहीं किया गया है। तो इसका प्रतिपादन कहाँ किया गया है? एचओ थ्योरी, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में किया गया है। एचओ थ्योरी देशों के मध्य कीमतों और लागतों में भिन्नता को स्पष्ट करता है कि दो देश हैं, मान लो ए देश है और बी देश है, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स और वाई। ये एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, ये वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है। यहाँ एक्स वस्तु का उत्पादन सस्ता होता है, यहाँ वाई वस्तु का उत्पादन सस्ता होता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब एक्स वस्तु के उत्पादन में ए देश की लागत कम लगती है और वाई वस्तु के उत्पादन में बी देश की लागत कम लगती है। ऐसा क्यों लगता है? ये अंतर क्यों होता है? ये किसने बताया था? हेक्सर-ओहलिन ने बताया था। तो इन्होंने बताया कि
व्यापार का मूल कारण देशों के मध्य तुलनात्मक साधन प्रचुरता में भिन्नता का होना है। फॉर एग्जाम्पल अपन समझने की कोशिश करेंगे। देखना, दो देश हैं, ए देश है एक और एक बी देश है। ए देश में अक्ष वस्तु और वाई वस्तु दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। बी देश में भी अक्ष और वाई दोनों का उत्पादन हो रहा है। अब मान लो कि जो अक्ष वस्तु है वो है अनाज और वाई वस्तु है वो है कपड़ा। अब ए जो देश है उसमें अनाज का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, अर्थात कहने का मतलब अनाज में, अनाज कैसी वस्तु है, श्रम गहन वस्तु है या पूंजी गहन। अनाज के उत्पादन में श्रमिक ज़्यादा लगते हैं या पूंजी, तो एक जनरल सी बात है कि श्रम ज़्यादा लगता है। तो ए देश में अगर साधन कौन सा, श्रम ज़्यादा है, और बी देश में पूंजी क्या है, ज़्यादा है, और कपड़े में ज़्यादा क्या लगती है, पूंजी का यूज होता है। अर्थात कहने का मतलब अपने ये दो देश थे ए और बी, दो वस्तुएं एक्स और वाई। यहाँ क्या बताया कि श्रम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पूंजी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो पूंजी गहन वस्तु कौन सी हुई, कपड़ा हुआ या श्रम, कपड़ा हुआ या फिर अनाज। पूंजी गहन वस्तु कपड़ा है, अर्थात बी देश तो किस वस्तु का उत्पादन करेगा, कपड़े का उत्पादन करेगा, वाई वस्तु का उत्पादन करेगा। क्यों, क्योंकि कपड़े के उत्पादन में पूंजी का प्रयोग ज़्यादा होता है और पूंजी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अर्थात कोई साधन अगर प्रचुर मात्रा में पाया गया है तो उसकी कीमत क्या होती है, कम। अर्थात कहने का मतलब बी देश में पूंजी सस्ती है और ए देश में क्या सस्ता है, ए देश में सस्ता है, श्रम सस्ता है। इसलिए ए जो उत्पादन करेगा वो श्रम प्रधान या श्रम गहन वस्तु का उत्पादन करेगा। अब इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रों के बीच साधन संपन्नता या साधनों की कीमतों में पाए जाने वाला सापेक्षिक अंतर है। इस सिद्धांत का सत्य कथन यह है कि प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उस देश में सापेक्षिक रूप से बहुतायत में उपलब्ध या सस्ते साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ए देश किसका उत्पादन ज़्यादा करेगा, अनाज का उत्पादन ज़्यादा करेगा। क्यों, क्योंकि ए देश में क्या ज़्यादा सस्ता है, श्रम ज़्यादा सस्ता है। श्रम सस्ता क्यों है, क्योंकि श्रम बहुत अधिक मात्रा में या श्रम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। श्रम प्रचुर मात्रा में पाया जाने के कारण वहाँ श्रम क्या है, सस्ता है। और वो कैसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, श्रम गहन वस्तु, अनाज का उत्पादन करेंगे। बी देश किसका उत्पादन करेगा, पूंजी का उत्पादन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पूंजी क्या है, पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पूंजी क्या है, गहन है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, पूंजी वहाँ सस्ती है। और पूंजी गहन वस्तु कौन सी बताई मैंने, कपड़ा। अर्थात बी देश तो किसका उत्पादन करेगा, कपड़े के उत्पादन। ए देश अनाज का उत्पादन। क्यों करेगा, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जो ए देश है उसमें श्रम की प्रचुरता है, श्रम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो श्रम की कीमत क्या है, वहाँ कम है, श्रम सस्ता है वहाँ। और बी देश में क्या है, पूंजी सस्ती है। तो अगर ए देश में श्रम सस्ता है तो यहाँ श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन होगा, और बी देश में पूंजी सस्ती है तो वहाँ पूंजी प्रधान या पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन होगा। अब ये श्रम गहन और पूंजी गहन क्या होते हैं, श्रम गहन वह होता है, वह वस्तु होती है जिसमें श्रम का उपयोग ज़्यादा हो, और पूंजी गहन वो वस्तु होती है जिसमें पूंजी का उपयोग ज़्यादा हो। उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में सापेक्ष रूप से दुर्लभ और महंगे साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत का कथन सत्य है कि व्यापार के कारण विभिन्न देशों में साधनों की कीमतों में अंतर क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटना लग जाता है। जैसे जैसे व्यापार करते हैं, जैसे ए देश तो कपड़े का निर्यात करेगा किसको, बी देश को, और ए देश अनाज का निर्यात करेगा बी देश को, और बी देश कपड़े का निर्यात करेगा ए देश को। अतः धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, जो साधनों में तुलनात्मक अंतर था, साधनों की कीमतों में या साधनों की प्रचुरता में, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। जिस देश के पास तुलनात्मक रूप से श्रम की मात्रा ज़्यादा है, देखना ए देश में क्या थी, श्रम की मात्रा ज़्यादा, तो वह श्रम बहुल्य या श्रम गहन देश कहलाता है। कैसा देश कहलाता है, श्रम गहन। और वह कैसी वस्तु का उत्पादन करेगा, श्रम गहन वस्तु का उत्पादन
करेगा। श्रम गहन वस्तु अपन ने कौन सी मानी है? श्रम गहन वस्तु अपन ने मानी है अनाज। जैसे भारत और चीन, और जिस देश के पास तुलनात्मक रूप से पूंजी अधिक है, बी देश, जिसके पास पूंजी क्या थी? ज़्यादा थी, गहन थी, तो वह देश कैसा देश हो गया? पूंजी बाहुल्य या पूंजी गहन देश हो गया। और वो कैसी वस्तु का उत्पादन करेगा? पूंजी गहन वस्तु का उत्पादन करेगा। पूंजी गहन वस्तु अपने कौन सी मानी है? कपड़ा माना है। ठीक है। जैसे अमेरिका, जर्मनी, वहाँ पूंजी क्या है? ज़्यादा है। अब श्रम बाहुल्य देश में, अब देखना, श्रम अगर ज़्यादा है, श्रम प्रधान है, उस देश में श्रम की कीमत पूंजी की कीमत से क्या होगी? PL, PK, यहाँ PK का मतलब है पूंजी की कीमत, यहाँ क्या है? श्रम की कीमत। अब आप जनरल सी बात सोचना, ए देश है, उसमें श्रम क्या है? बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, पूंजी क्या है? वहाँ बहुत कम है, तो श्रम बहुत अधिक होने के कारण वहाँ श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी क्या होगी? कम होगी। मजदूरी क्या होगी? कम होगी। और पूंजी की कीमत, ब्याज क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि पूंजी तो वहाँ है ही नहीं। इसी प्रकार पूंजी बाहुल्य देश, पूंजी बाहुल्य देश जैसे अमेरिका, मैंने जर्मनी जैसे बताया है, उसमें क्या होता है? PL और PK। पूंजी बाहुल्य देश है अर्थात पूंजी उसमें अधिक है। पूंजी अधिक है तो पूंजी की कीमत क्या हो जाएगी? कम। पूंजी बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण पूंजी की कीमत क्या होती है? ब्याज तो क्या है वहाँ? कम है। और PL, वहाँ मजदूरी क्या है? ज़्यादा है, अर्थात श्रम की कीमत क्या है? वहाँ ज़्यादा है। तो पूंजी बाहुल्य देश में पूंजी की कीमत श्रम की कीमत की तुलना में क्या होगी? कम होगी, अर्थात PL तो ज़्यादा होगी और PK क्या होगी? कम। ये ध्यान में रखना बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई देश पूंजी प्रधान है तो वहाँ पूंजी सस्ती है, अर्थात PK कम होगी PL से। अगर कोई देश में श्रम ज़्यादा है तो वहाँ क्या होगा? श्रम सस्ता होगा, PL क्या होगा? कम होगा, किससे? PK से। PK क्या होता है? पूंजी की कीमत, और PL क्या होता है? श्रम की कीमत। अब डिफरेंस इन रिलेटिव फैक्टर एंडोनमेंट बिटवीन नेशंस, मतलब दो देशों में साधनों की गहनता में अंतर है। मैंने बता दिया, दो देश हैं A और B, एक में क्या ज़्यादा है? श्रम ज़्यादा है, एक में क्या ज़्यादा है? पूंजी ज़्यादा है। ठीक है। इन दोनों में अंतर होने के कारण इनकी कीमतों में भी डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस, अर्थात साधनों की कीमतों में भी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। श्रम की कीमत क्या होती है? मजदूरी, अर्थात जो B देश है उसमें तो क्या है? पूंजी की कीमत, ब्याज कम लगता है तो पूंजी क्या है? सस्ती है। A देश में क्या है? श्रम सस्ता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस, कि साधनों की कीमतों में अंतर होता है। उसके कारण साधनों में कीमतों में अंतर होने के कारण क्या होगा? उत्पादन की जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी क्या होगी? कम। क्योंकि A देश में अगर हम श्रम गहन वस्तु का उत्पादन करें, जैसे मैंने बताया अनाज, अनाज में श्रम की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो वो क्या होगी? उसकी कीमत क्या होगी? कम। और B देश में पूंजी गहन वस्तु की कीमत क्या होगी? कम होगी। जैसे कि मैंने बताया है कपड़ा, वो पूंजी गहन होता है, उसकी कीमत क्या होगी? कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के कारण, अर्थात उत्पादन की लागत कम होने के कारण जो भी वस्तु होगी, अर्थात अनाज की कीमत A देश में क्या होगी? कम। और B देश में कपड़े की कीमत क्या होगी? कम होगी। A देश में अनाज सस्ता होगा और B देश में कपड़ा सस्ता होगा, तो A देश क्या करेगा? जो श्रम गहन वस्तु है, अनाज है, उसका निर्यात करेगा, तथा पूंजी गहन वस्तु कपड़े का क्या करेगा? आयात करेगा। इसके जस्ट विपरीत B देश क्या करेगा? जो पूंजी गहन वस्तु कपड़े का तो क्या करेगा? निर्यात करेगा, और अनाज श्रम गहन वस्तु का क्या करेगा? आयात करेगा। अब इस सिद्धांत की मुख्य मुख्य मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो अपना इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है उसमें जो भी थ्योरी है, जैसे क्लासिकल थ्योरी में हम बात करें, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, हेबलर है, JS मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन सभी सिद्धांतों में, उसके बाद एक्सरहोलिन सिद्धांत है, इन सिद्धांतों की कुछ मान्यताएं कॉमन है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो कॉमन मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी है? दो देश, दो वस्तु और दो साधन मॉडल है। इसमें दो देश होते हैं, देश A और देश B, जो मैंने अभी चर्चा की है। दो साधन होते हैं, कौन कौन से? श्रम और पूंजी। ठीक। दो वस्तुएं होती है, X वस्तु और Y वस्तु। तो ये मॉडल कौन सा है? 2 × 2 × 2।
ये दो साधन, दो देश, दो वस्तु मॉडल है। साधन और वस्तु बाजार में क्या पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अर्थात जो भी साधन है, पूंजी हो या भूमि हो, भूमि की तो अपन यहाँ बात नहीं करेंगे, पूंजी, श्रम, और जो भी वस्तु है, उस वस्तु बाजार है, उसमें क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता है। अर्थात कोई भी उत्पादक या कोई भी साधन का स्वामी उसकी कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता। उत्पादन फलन प्रथम डिग्री का समरूप है। प्रथम डिग्री का समरूप का मतलब साधनों की मात्रा अगर आपने 2 गुना कर दी, मान लो फॉर एग्जांपल ए देश है जिसमें मैंने बताया कि श्रम और पूंजी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अनाज का उत्पादन करते हैं। श्रम ज़्यादा लगता है, पूंजी कम लगती है। मान लो 5 श्रमिक लगे और पूंजी की 1 इकाई का यूज़ करके हमने 10 क्विंटल अनाज पैदा किया है। जैसे ही साधनों की मात्रा को 2 गुना कर दे, श्रम की मात्रा को बढ़ा के 10 कर दो, 2 गुना हो गया। पूंजी की मात्रा को बढ़ा के 2 कर दो, तो उत्पादन भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसे उत्पादन फलन को हम क्या बोलते हैं? प्रथम डिग्री का समरूप उत्पादन फलन। इसका अर्थात यदि एक वस्तु के में लगे उत्पादन के साधनों को 2 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का उत्पादन भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार की रोक टोक, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं है। कोई भी उसमें प्रशुल्क या कोई भी अन्य व्यापार बाधाएं नहीं ली गई है। और परिवहन लागत की क्या है? अनुपस्थिति है। परिवहन 2 देशों के मध्य वस्तुओं का आयात और निर्यात स्वतंत्र रूप से हो रहा है। उसमें ना तो किसी प्रकार का टैक्स लग रहा है और ना ही कोई परिवहन लागत लग रही है। ये मानकर चलते हैं कौन? हेक्सर और ओहलिन। श्रम व पूंजी अर्थात जो उत्पादन के साधन है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उत्पादन के जो साधन है वो एक देश के मध्य तो पूर्णतः गतिशील होते हैं। जैसे ए देश है, उसमें श्रमिक कहीं भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, ये कौन से हैं? किसके राज्य हैं? इंडिया के। ठीक है, तो इंडिया कैसा श्रम प्रधान देश है, तो जो श्रमिक है वो कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। लेकिन जो उत्पादन के साधन है जैसे श्रमिक और पूंजी, वो एक देश से दूसरे देश, पाकिस्तान या रूस या चाइना, किसी भी देश की बात करें, उसमें वो गतिशील नहीं है। अर्थात एक देश से दूसरे देश के अंदर साधन नहीं जा सकते। लेकिन एक देश के भीतर साधन पूर्णतः क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये देखो, परंतु 2 देशों के मध्य साधन अगतिशील होते हैं, इसलिए दोनों देशों के मध्य साधनों की कीमतों में भिन्नता बनी रहती है। अगर ऐसा होने लग जाए, ए देश से बी देश में साधन जाने लग जाए, तो क्या है? जहाँ श्रम सस्ता है तो यहाँ से श्रमिक जाके कहाँ चले जाएंगे? बी देश में चले जाएंगे। तो जो साधनों में की कीमतों में अंतर है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और ये व्यापार नहीं होगा। अब जो मान के चल रहा है वो क्या है? अक्स श्रम गहन वस्तु है। मैंने बताया था 2 देश ए और बी। वस्तु कौन सी? एक्स और वाई। एक्स को मैंने कपड़ा माना है, एक्स को मैंने अनाज माना है, वाई को मैंने कपड़ा माना है। तो अक्स क्या है? श्रम गहन वस्तु है और वाई क्या है? पूंजी गहन वस्तु है। तो अक्स वस्तु में वाई वस्तु की तुलना में पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग किया गया है। सीधी सी बात है, अक्स वस्तु में किसका प्रयोग ज़्यादा है? श्रम का, और वाई वस्तु में पूंजी का। अर्थात ये नेक्स्ट लाइन देखना, श्रम और पूंजी अनुपात एल अनुपात के। एल तो है श्रम, के क्या है? पूंजी। अब बताओ मुझे एल अनुपात के कौन से देश का ज़्यादा होगा? तो एल अनुपात के ए देश का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ए देश में श्रमिक क्या है? ज़्यादा है। तो अंश की संख्या तो ज़्यादा है, हर की संख्या क्या है? कम है, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। और बी देश है, उसमें कौन सी वस्तु है? वाई वस्तु। उसमें बताओ एल अनुपात के का मान ज़्यादा होगा या कम? कम होगा। क्यों? एल तो वहाँ क्या है? कम है, और के क्या है? ज़्यादा है। अर्थात जो एक्स वस्तु है उसमें एल अनुपात के वाई वस्तु की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट इसकी जो मान्यता है वो है दिए हुए साधनों कीमत अनुपात में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में साधन गहनता भिन्न भिन्न है। ये मैंने बता दी कि दोनों देशों में साधन गहनताएं क्या है? अलग अलग हैं। एक्स वस्तु है उस जो और वाई वस्तु है, ए देश में तो एक्स वस्तु, बी में वाई वस्तु।
एक्स जो वस्तु है वो लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव का मतलब श्रम गहन है, और वाई जो वस्तु है वो कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब पूंजी गहन है। अब ये जो अगली मान्यता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान से समझना इसको। उत्पादन फलन वस्तुओं के मध्य अलग अलग है, कहने का मतलब दोनों वस्तुएं, कौन कौन सी, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन अलग अलग होते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक्स वस्तु का उत्पादन फलन की बात करें, क्यू एक्स, एक्स वस्तु किस पे निर्भर करती है, फलन होती है किसका, श्रमिकों का और पूंजी का। ठीक है, इसको स्पष्ट रूप से रखता हूं कि एक्स वस्तु का उत्पादन फलन होता है या निर्भर करता है किस पे, श्रमिकों की मात्रा और पूंजी की मात्रा पे। अब एक्स वस्तु के उत्पादन में श्रमिक तो क्या है, ज़्यादा, पूंजी क्या है, कम, अर्थात उत्पादन फलन इसका तो ये रहा, इसमें श्रमिक ज़्यादा है और पूंजी। वाई वस्तु का उत्पादन सेम होगा, श्रम और पूंजी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, यहाँ पूंजी ज़्यादा है और श्रमिक क्या है, कम। दोनों में क्या अंतर हो गया ना, एक्स वस्तु के उत्पादन में तो श्रमिक ज़्यादा लग रहे हैं, वाई वस्तु के उत्पादन में पूंजी ज़्यादा लग रही है। तो ये बात ध्यान में रखना, दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलन क्या होते हैं, असमान होते हैं, अर्थात क्यू एक्स का जो है वो क्यू वाई के बराबर नहीं हो सकता, दोनों के उत्पादन फलन क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। परंतु ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक देश के लिए दोनों वस्तु दोनों देशों में समान है, अर्थात दो देश है, कौन कौन से, ए देश और बी देश, वहाँ उत्पादन फलन क्या रहेंगे, हमेशा समान रहेंगे, क्योंकि एक्स वस्तु के उत्पादन फलन में भी दो ही वस्तुओं का यूज, दो साधनों का यूज हो रहा है, श्रम और पूंजी, और वाई वस्तु के उत्पादन में भी दो साधनों का यूज हो रहा है, श्रम और पूंजी, किसी भी तीसरे साधन का यूज नहीं कर रहे हैं। अर्थात वस्तु एक्स दोनों देशों में श्रम गहन वस्तु है, वाई वस्तु दोनों देशों में पूंजी गहन है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक्स वस्तु के लिए पूंजी श्रम अनुपात दोनों राष्ट्रों में समान है, केवल यही आशय है कि पूंजी श्रम अनुपात एक्स वस्तु में वाई वस्तु से दोनों देशों में क्या है, कम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मान्यता है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, दोनों राष्ट्रों में अपूर्ण विशिष्टीकरण पाया जाता है, अर्थात दोनों देशों दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ये नहीं है कि एक देश इस वस्तु का, दूसरा देश इस वस्तु का। ए देश है जो, वो भी एक्स और वाई दोनों वस्तु का उत्पादन कर रहा है, लेकिन किसका लास्ट में किसका उत्पादन ज़्यादा करेगा, एक्स का, क्योंकि उसका निर्यात करेगा, और वाई का क्या करेगा, आयात करेगा। इसमें कोई भी देश अत्यंत छोटा देश नहीं है, दोनों देशों में मांग दशाएं समान है। अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिताएं पाई जाती है, ये मैंने पहले ही बता दिया, पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिताएं पाई जाती है। दोनों देशों के उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापारी वस्तु एक्स और वस्तु वाई की कीमतों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और यह बात श्रम बाजार, श्रम और पूंजी की कीमत पर भी लागू होती है। जो भी उत्पादक है, जो व्यापारी है, जो श्रमिकों का स्वामी है या पूंजी का जो स्वामी है, वो उनकी कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इस सिद्धांत को दो भागों में डिवाइड करेंगे, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।